जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हरियाणा जीके की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। आज हम इसमें हरियाणा का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड वीडियो को। तो हम इसमें पढ़ेंगे हरियाणा का इतिहास। तो हरियाणा का इतिहास है। पहला क्वेश्चन आता है कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं। तो आप से ये नहीं पूछा जाएगा कि हरियाणा के इतिहास के पिता किसे कहते हैं, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा इतिहास के पिता किसे कहते हैं। तो ये हैं फ्रेंड हेरोडोटस। तो इतिहास के पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहते हैं। हेरोडोटस। और आपको पता होगा कोई भी इतिहास के लिए आपको दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसमें आती है पुरातात्विक वस्तुएं। पुरातात्विक होती हैं फ्रेंड, जैसे पुराने समय की कोई हमें हल मिल गया, खोपड़ी मिल गई, या फिर मोहरें मिल गई, सांचे मिल गए, सिक्के मिल गए। ये क्या है फ्रेंड, पुरातात्विक चीज़ें। और एक होता है साहित्य। साहित्य मतलब कोई किताब जिससे हमें पीछे के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इन चीज़ों पर आधारित होता है इतिहास, पुरातात्विक और साहित्य। तो इन चीज़ों से आधार पर हम किसी भी पीछे इतिहास का अनुमान लगाया जाता है। तो अब हम इतिहास पढ़ते हैं फ्रेंड। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इसको समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास और ये जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं फ्रेंड, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में है, न कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3, एक प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, और तीसरा फ्रेंड ऐतिहासिक। तो इसमें इसको बांटा गया है इतिहास को। तो इसको प्राग ऐतिहासिक कौन सा टाइम पीरियड रहा है, आध ऐतिहासिक कौन सा है, ऐतिहासिक कौन सा है, तो इसके बारे में हम पता करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा फ्रेंड, प्राग ऐतिहासिक का जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख से लेकर 10,000 का जो टाइम पीरियड है, इसे प्राग ऐतिहासिक में रखा गया है, यानी 25 लाख ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड, 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है वो क्या है फ्रेंड, ईसा पूर्व का इतिहास। ये किस में रखा गया है, प्राग ऐतिहासिक में। आध ऐतिहासिक ये है फ्रेंड, इसका जो टाइम पीरियड है वो 20,000 से 4,000 ईसा पूर्व। तो आपको ये कंफ्यूज करता होगा फ्रेंड, इसमें 10,000 आ गया, ये 20,000, क्योंकि फ्रेंड अब मैं आपको बताऊंगा ये क्यों है। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है ऐतिहासिक का, ये है 4,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसकी एज के बारे में पता चल गया होगा, किस टाइम पीरियड के इतिहास को किस इतिहास में रखा गया है। तो अगर हम आगे देखें, जो प्राग ऐतिहासिक है फ्रेंड, वो कौन सा इतिहास है, तो इसके बारे में समझते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, जो कोई भी इतिहास है फ्रेंड वो पुरातात्विक और साहित्य पर डिपेंड होता है। तो आपको
इसमें ये इतिहास में जो पुरातात्विक चीज़ें हैं वो तो सभी में मिलेंगी, लेकिन साहित्य पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं इसमें रखूं तो इसमें क्या मिलेंगी फ्रेंड, पुरातात्विक चीज़ें मिलेंगी, सभी में मिलेंगी पुरातात्विक, इसमें भी मिलेंगी और इसमें भी और फिर इसमें भी। तो डिफरेंस कहाँ आता है इतिहास में, तो अब आता है फ्रेंड साहित्य में, जिसमें लिखने की लिपि पर डिपेंड करता है कि ये किस इतिहास में रखी जाएंगी। जैसे प्राग इतिहास में लिखने की लिपि है वो स्टार्ट नहीं हुई थी, इसमें लिखने की लिपि थी वो नहीं थी। ठीक है फ्रेंड, तो इसके हम काटा मार रहे हैं, इसमें नहीं थी, तो ये कौन सा इतिहास है, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, अब इसमें देखें फ्रेंड, लिखने की लिपि थी, लिखने की लिपि भी नहीं थी और पढ़ा भी नहीं गया। अगर लिखने की लिपि नहीं थी तो पढ़ा भी नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम करते हैं आदि ऐतिहासिक के बारे में। तो आदि ऐतिहासिक में लिखने की लिपि तो थी, ठीक है फ्रेंड, इसमें थी, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। यानी जैसे हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, वो आदि ऐतिहासिक में रखी गई है। सीसवाल सभ्यता है, क्योंकि फ्रेंड उसमें लिखने की लिपि थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, तो उसको इतिहास को क्या कहेंगे हम, आदि ऐतिहासिक। और इसमें देखें तो इसमें जैसे पाषाण युग हो गया, ये कैसा युग था, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, अब बात करते हैं ऐतिहासिक की। इसमें लिखने की लिपि भी थी फ्रेंड, और उसे पढ़ा भी गया, उसे पढ़ा भी गया। तो यानी जिसमें देखो लिखने की इसमें लिपि भी नहीं है और पढ़ा भी नहीं गया। अगर लिखने की चीज़ें नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, इसमें लिखने की लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं गया। ठीक है, इसमें लिखने की लिपि है और पढ़ा भी गया है, तो इस इतिहास को ऐतिहासिक में रखेंगे। जैसे वैदिक सभ्यता हो गई फ्रेंड, वेदों को पढ़ा गया है। ठीक है, और इसमें देखें तो हड़प्पा और सीसवाल आ जाएगा, हड़प्पा और सीसवाल सभ्यता। और इसमें बात करें हम तो इसमें आएगा पाषाण युग। तो पाषाण युग कैसा था, ये था फ्रेंड प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में टाइम पीरियड से रिलेटेड मैंने इसमें पॉइंट बता दिए हैं। और इसमें जो पुरातात्विक चीज़ें आपको सभी में मिलेगी, लेकिन फिर डिपेंड करता है लिखने की लिपि साहित्य पर। जिसमें लिखने की लिपि है और जैसे इसमें लिखने की लिपि भी नहीं है, पढ़ा नहीं गया, तो ये कौन सा युग है, प्राग ऐतिहासिक। जिसने लिखने की लिपि लेकिन पढ़ा नहीं गया तो वह कौन सी इतिहास है, आदि ऐतिहासिक। जिसमें लिखने की लिपि भी है, पढ़ा भी गया है, वो कौन से इतिहास में रखा गया है, ऐतिहासिक में। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा अब हमने बताया था प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो पाषाण काल है फ्रेंड, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा। पाषाण काल, तो पाषाण काल के 3 भाग कौन कौन से हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसे पाषाण काल नाम क्यों दिया गया है फ्रेंड, ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि इस जो टाइम पीरियड में जो लोगों ने अपने औजार यूज करे थे वो पत्थर के थे, पाषाण के थे, इसलिए इस काल को क्या दिया गया है नाम, पाषाण। क्योंकि उस टाइम तक कोई धातु की खोज नहीं हुई थी जिससे वे अपने औजार बना सकें। और इस युग में जो व्यक्ति जो मानव था वो खाना बदोश था। ये खाना बदोश का अर्थ होता है फ्रेंड, वो सिर्फ खाने के लिए इधर उधर घूमता रहता था, ना उसमें कोई ज्ञान था। ठीक है, तो ये
अगर बात करें तो, और वो जो यूज करता था जानवरों से लड़ने के लिए, शिकार करने के लिए, तो वो पाषाण का यूज करता था, इसलिए इसे पाषाण काल नाम दिया गया है। और इसमें अगर हम देखें तो इसको 3 भागों में बांटते हैं, जैसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है फ्रेंड, नवपाषाण काल से संबंधित जो शीशवाल सभ्यता है वो नवपाषाण काल की थी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो पिंजौर में खोपड़ी मिली थी फ्रेंड 1.5 करोड़ वर्ष पहले की, तो ये 1.5 करोड़ वर्ष पहले की जो खोपड़ी मिली थी ये किस टाइम पीरियड की है? ये है पुरा पाषाण की। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये समझाना जरूरी था। और पिंजौर हरियाणा के पंचकुला में है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपको पता होगा किसी भी पुरातात्विक चीज़ों की आयु का पता लगाने के लिए एक साइंस की पद्धति होती है C14। C14 से किसी भी हम पुरातात्विक चीज़ की आयु का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और जो ये शीशवाल सभ्यता है फ्रेंड, इसके बारे में, और इसकी जो खोज करी थी 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शीशवाल सभ्यता की खोज किसने की थी? ये शीशवाल है और इस डॉक्टर सूरजभान ने की थी। इससे हमें क्या क्या मिले थे ये भी पॉइंट बनते हैं। तो इससे हमें मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, तांबे के प्रयोग के साक्ष्य और मन के भी मिले थे। ठीक है फ्रेंड, ये 4 चीज़ें याद रखनी है आपको, मिट्टी के बर्तन, मृद भांड और तांबे के प्रयोग के साक्ष्य और मन के अगर हम देखें तो यहाँ शीशवाल से मिल गए थे फ्रेंड, लेकिन मन के जो कारखाने हैं वो चांदड़ों से मिले थे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे चांदड़ों के बारे में। वैसे तो ये चांदड़ों इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है। तो चांदड़ों पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में है। ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में। और चांदड़ों को सिंधु सभ्यता का ब्यूटी पार्लर कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का ब्यूटी पार्लर किसे कहते हैं? चांदड़ों को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड हम हड़प्पा सभ्यता रही है, जो उससे संबंधित जो स्थल हैं और उससे जो चीज़ें मिली हैं उनके बारे में हरियाणा जीके के क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम ये जो हड़प्पा सभ्यता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे, ये हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो हरियाणा के सिर्फ एक जो राखीगढ़ स्थल है उसी के बारे में आता है, लेकिन अब हम इसे हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत से स्थल हैं जो हरियाणा जीके से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और मैंने आप हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। 1500 से अधिक स्थल मिल चुके हैं, जिसमें 900 से अधिक जो स्थल हैं वो भारत में हैं और 400 कुछ पाकिस्तान में हैं और कुछ स्थल अफगानिस्तान में हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता की एक तो आपको एज का पता होना चाहिए कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक रहा। कोई भी इतिहास है फ्रेंड तो उसको एज का पता होना ज़रूरी है, तभी हम उसकी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो 2350 से लेकर 1750 जो ईस्वी है इसके ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन ये है इतिहासकारों के अनुसार। लेकिन एक जो मैंने पीछे बताया था, किसी भी पुरातात्विक चीज़ें की एज का पता लगाने के लिए कार्बन की एक पद्धति होती है C14। इसके अनुसार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की आयु क्या थी, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक का जिसका जो टाइम पीरियड है वो रहा। ठीक है, ये किसके अनुसार है?
C14 के अनुसार, लेकिन बहुत से इतिहासकार इसको मानते हैं। तो ये आपसे, अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, तब आपको ये आंसर करना है। लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए कि C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो क्या था, तो उसका आंसर ये होगा। ठीक है फ्रेंड, तो हड़प्पा की जो खोज है वो किसने की थी, वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये किस तरीके की सभ्यता थी, जैसे मैंने आपको बताया था पाषाण युग, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड, इसमें जो बहुत से जो बर्तन होते थे, औजार होते थे, कुछ भी लगा लो फ्रेंड, वो कांस्य के होते थे। इसलिए इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया है, कांस्य युगीन। क्योंकि लोहे की खोज, स्टील की खोज, इस जो आज वर्तमान में देख रहे हो, इनकी खोजें नहीं हुई थी। उसमें सिर्फ आप देखेंगे कांस्य के बर्तनों का ही यूज किया जाता था, इसलिए सभ्यता को नाम दिया गया है कांस्य युगीन। और ये सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी, ये नगरों में लोग रहते थे। और इस सभ्यता के 3 नाम हैं हड़प्पा सभ्यता के, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया और सिंधु क्यों पड़ा है, तो ये इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए इसे दिया गया क्योंकि जो नगरों की खोज हुई, वो जो स्थलों की खोज हुई, या तो सिंधु घाटी की सिंधु नदी के किनारे मिली, या उसके सहायक नदियां थी जो सिंधु की, उसके किनारे ये स्थल मिले थे। ठीक है, तो इसलिए इसे सिंधु नाम दिया गया। हड़प्पा इसलिए दिया गया क्योंकि जो पहला स्थल खोजा था दयाराम साहनी ने, वो उस स्थल हड़प्पा था, गांव हड़प्पा, उस नगर हड़प्पा, तो इसी के नाम पर रख दिया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हम हरियाणा के जो शहर जो हरियाणा जीके में पूछे जाते हैं। मैं कुछ शहरों के नाम बताता हूँ जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं। मैं जो प्रमुख शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बाद में हम शहरों को पढ़ेंगे। तो मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जो बनावली है हड़प्पा सभ्यता स्थल, मोहनजोदड़ो है, चांदड़ो है, कालीबंगा है, धोलावीरा है, ये हड़प्पा सभ्यता के महानगर थे। ठीक है, महानगर का अर्थ है फ्रेंड, जैसे अगर हम इंडिया में अब बात करें, दिल्ली, मुंबई विकसित शहर थे। ठीक है फ्रेंड, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये क्या है, अब वर्तमान में विकसित शहर हैं। उस जो हड़प्पा सभ्यता के उस टाइम में बनावली, मोहनजोदड़ो, चांदड़ो, कालीबंगा और धोलावीरा, ये क्या थे फ्रेंड, ये उस टाइम पीरियड के विकसित शहर थे। ठीक है, तो ये विकसित शहर थे। तो अब इसमें हम बात करते हैं बनावली की, क्योंकि बनावली ये हरियाणा से रिलेटेड शहर है, स्थल है, तो इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो बनावली है, इसकी खोज किसने की थी। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी खोज 1971-73 में खोज की थी R.S. बिष्ट ने, रविंदर सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी, और ये फतेहाबाद में है। ठीक है, तो बनावली कहाँ है फ्रेंड, फतेहाबाद में है, और फतेहाबाद से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है ये बनावली। इससे हमें मिट्टी के खिलौने, अग्निवेदिक और तंदूर, पक्की टाइलें और जले हुए जौ मिले हैं।
ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मिट्टी के खिलौने, ठीक है, अग्निवेदिक तंदूर और पक्की टाइलें। अग्निवेदिक तंदूर, पक्की टाइल और जले हुए जौ। जले हुए जौ, और जौ को पहले यौ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? बनावली से। इसकी खोज किसने की? आर.एस. बिष्ट ने। ये फतेहाबाद से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे हमें मिट्टी के खिलौने, अग्निवेदिक तंदूर और पक्की टाइलें मिली हैं और जले हुए जौ मिले हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, भीड़ढाणा। ये भी फतेहाबाद में है। अब अगला जो स्थल है हरियाणा का हड़प्पा संबंधित भीड़ढाणा। जो भीड़ढाणा है ये सबसे पुराना स्थल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना स्थल कौन सा है तो ये है फ्रेंड भीड़ढाणा। और भीड़ढाणा से हमें हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के अवशेष मिले हैं, यानी इससे पहले के भी हड़प्पा से पहले के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से संबंधित स्थल मिले हैं और हड़प्पा के बाद के भी स्थल मिले हैं संबंधित, यानी वैदिक सभ्यता से संबंधित चीज़ें भी हमें मिली हैं भीड़ढाणा से। ठीक है, यह अति प्राचीन नगर था। और इसी तरीके का एक नगर और है कुणाल। ठीक है, ये भी फतेहाबाद में है और इसकी भीड़ढाणा की जो खोज हुई थी वो 2014 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये इससे संबंधित जो पॉइंट थे वो उनके बारे में हमने चर्चा की। आगे देखते हैं कुणाल के बारे में। कुणाल ये भी फतेहाबाद में है। ये भी फतेहाबाद से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कुणाल। ये भी फतेहाबाद में है और 14 किलोमीटर दूर स्थित है ये फतेहाबाद से। और इसमें हमें राजा का मुकुट, 2 राजशाही मुकुट मिला है और सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। इसमें क्या मिला है? राजा का मुकुट, दो राजशाही मुकुट, और सोने चांदी के आभूषण। आभूषण हमें कहाँ से मिले हैं? कुणाल से मिले हैं। तो ये हमें फतेहाबाद के प्रमुख जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल थे। अब आगे देखते हैं हम राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी आपको पता होगा कहाँ है फ्रेंड। तो राखीगढ़ी प्रमुख हड़प्पा सभ्यता स्थल है। जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो भी आपको राखीगढ़ी का नाम मिलता है। ठीक है, और ये कहाँ है? हिसार में है। और इसकी खोज 1963-69 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। और इसकी खुदाई 2 टाइम पीरियड में हुई है फ्रेंड राखीगढ़ी की। ठीक है, इसके दोनों पॉइंट लिख देता हूँ मैं। 1963 से जब 69 तक जो खोज की थी वो डॉक्टर सूरजभान ने की थी। डॉक्टर सूरजभान ने। और जब 1997 से 99 तक जो खोज करते हैं इसके बारे में और ज़्यादा, तो वो करते हैं डॉक्टर अमरिंदर नाथ। ठीक है, ज़्यादा खोज अमरिंदर नाथ ने की थी, इसलिए इसका जो आंसर है वो
अमरेंद्रनाथ को जाता है। अमरेंद्रनाथ। और इसमें देखिए हमें एक नर कंकाल मिला था जो 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 उनका जो डीएनए है द्राविड़ लोग थे उनसे मैच करता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिला है, एक नर कंकाल और ये किस्सा है। इससे हमें जो ये द्राविड़ जो इनका डीएनए है वो द्राविड़ लोग हैं उनसे इसका मिलता है। और जो इसमें राष्ट्रीय स्तर का, अगर हम भारत में देखें, राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, तो वो राखीगढ़ी में बनाया गया है। और ये सबसे बड़ा स्थल है। जब धोलावीरा का खोज नहीं हुई थी तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था जब धोलावीरे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन धोलावीरे की खोज के बाद इसका दूसरे नंबर पर नाम आता है। और धोलावीरा में हमें क्या मिला है, खेल स्टेडियम। ठीक है, आपको याद रखना है धोलावीरा में क्या मिला है, खेल स्टेडियम। ये गुजरात में है। अगला स्थल देखते हैं फ्रेंड, मिथाथल। ये भिवानी में है। भिवानी से 10-15 किलोमीटर दूरी पर ही है। और इसकी खोज 1968 में सूरज भान ने की थी। और इससे हमें कुषाण कालीन मुद्राएं भी मिली हैं। कुषाण कालीन मुद्रा कहाँ से मिली हैं, कुषाण कालीन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कुषाण कालीन जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली हैं, वो मिली है हमें मिथाथल से। ठीक है फ्रेंड, और कुषाणों के बारे में आपको पता होगा फ्रेंड, इसकी जो संस्थापक हैं वो कुजल कडफिसेस थे, जिसकी स्थापना, ये जो कुषाण कालीन थे, कुषाण था, ये फ्रेंड कश्मीर का एक वंश रहा है शक्तिशाली। अगर हम देखें, जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जीके पढ़ते हैं तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कुषाणों ने। और कुषाण की जो संस्थापक हैं कुषाण वंश के, तो ये हैं कुजल कडफिसेस। एग्जाम में पूछा जाता है, ये कुजल कडफिसेस इसके संस्थापक थे। कुजल कडफिसेस, और इसकी स्थापना कब करी थी इन्होंने, 14 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें एक कुषाणों में एक प्रमुख प्रतापी राजा हुए हैं कनिष्क, जिसने एक तो बौद्ध संगीति कराई थी। ठीक है फ्रेंड, चौथी बौद्ध संगीति किसने करवाई थी, कनिष्क ने, और ये 78 ईस्वी में करवाई थी। इसने एक शक संवत चलाया था, भारत में एक कैलेंडर चलाया था, जो वर्तमान में जो सरकार है इसी पर आधारित ये हमारे कैलेंडर चलता है, शक संवत। और जो ये मिथाथल है एक सुनियोजित नगर है, और ये इसकी जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं। ये भी आपको याद रखना मिथाथल के बारे में कि ये जो सुनियोजित नगर कौन सा है, मिथाथल है। और ये जो इसकी जो सड़कें हैं वो किस पर काटती हैं, समकोण पर। ठीक है, और एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं, जो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हैं वो सोनीपत से मिली थी। ठीक है, कुषाणकालीन मुद्राएं पूछे जाए तो आपसे मिथाथल से, और जो हर्षकालीन ताम्र मुद्रा है वो सोनीपत से मिली थी। अब हम अगला शहर के बारे में बात करते हैं, स्थल के बारे में, बालू। तो बालू कहाँ है फ्रेंड, बालू है कैथल में। तो बालू स्थल है, ये कहाँ संबंधित है, कैथल से। बालू ही है, कैथल। और इसकी खोज भी डॉक्टर सूरज भान ने की थी। इससे भी हमें 3 सभ्यताओं के बारे में
जानकारी मिलती है, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले, उसके बाद और हड़प्पा के बारे में। ठीक है, और इससे हमें सब्जी और फलों के अवशेष मिले हैं। इससे आपको क्या याद रखना है, सब्जी और फल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं बालू से। ठीक है, और इससे लहसुन के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, ये भी एग्जाम में पूछा है, लहसुन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये बालू से मिले हैं, कैथल। और स्थलों के बारे में बात करते हैं, भगवानपुर, तो भगवानपुर कहाँ है फ्रेंड, कुरुक्षेत्र में। तो भगवानपुर कुरुक्षेत्र में है और इसकी खोज 1975-76 में JP जोशी ने की थी। और ऐसा मान्यता है, इससे रिलेटेड एक पॉइंट है फ्रेंड, इसमें ऐसी मान्यता है कि सिंधु और आर्य एक साथ यहाँ रहते थे, लेकिन ये संभव नहीं है, मान्यता है यहाँ। और ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, भगवानपुर। पहला राखीगढ़ी, फिर है भगवानपुर। तो ये भी आपको इसके बारे में पॉइंट याद रख सकते हैं। अगले हम देखते हैं स्थल फरमाना खास, ये महम रोहतक में है। फरमाना खास कहाँ है, फरमाना खास, ये महम, आपको महम पता होगा रोहतक में है, तो महम रोहतक में है ये फरमाना खास। और दक्ष खेड़ा भी कहाँ है, महम रोहतक में। महम रोहतक में है। ठीक है फ्रेंड, ये भी यहाँ महम रोहतक में है। दक्ष खेड़ा से हमें कबर और सेलखड़ी की मोहरें मिली हैं। दक्ष खेड़ा से हमें क्या मिली हैं, कबर और सेलखड़ी की मोहरें। ठीक है, सेलखड़ी की मोहरें ये कहाँ से मिली हैं, दक्ष खेड़ा से। और स्थल हैं जोगन खेड़ा। जोगन खेड़ा कहाँ है फ्रेंड, कुरुक्षेत्र में। जोगन खेड़ा ये है कुरुक्षेत्र में। और यहाँ से हमें तांबे गलाने की भट्टी मिली है। तांबे गलाने की भट्टी कहाँ से मिली है, जोगन खेड़ा से, गलाने की भट्टी। ठीक है, फिर है दौलतपुर। दौलतपुर भी कुरुक्षेत्र में है। दौलतपुर कुरुक्षेत्र में, इससे हमें यहाँ से, ये भी कुरुक्षेत्र में है, और इसमें हमें मिट्टी की मोहरें मिली हैं। ठीक है, मिट्टी की मोहरें कहाँ मिली हैं, और हमें बनावली से भी, वहाँ हमें बनावली से मिट्टी के खिलौने मिले थे, और ये दौलतपुर से हमें क्या मिली हैं, मिट्टी की मोहरें। फिर है मदीना। मदीना है फ्रेंड रोहतक में, और ये मदीना पड़ता है फ्रेंड जब आप भिवानी से झज्जर रोड पर जाते हैं तो उसमें आता है ये मदीना। ठीक है, क्योंकि जब भिवानी से निकले हुए रोहतक भी आता है ये, ना रोहतक मतलब के स्टेट आता है, शहर नहीं, और फिर झज्जर आता है, तो उस रास्ते पर पड़ता है हमारा मदीना। फिर है गिरावड़। गिरावड़ भी कहाँ है फ्रेंड, रोहतक में। तो ये जो स्थल थे, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हरियाणा के प्रमुख स्थल थे, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।